बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है मूर और मीली मशीन्स के बारे में। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं कि अभी तक जितने भी हम ऑटोमेटा बना रहे थे, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा था यानी डीएफए था, या वो एनएफए था, एनएफए एमटी था, ट्रांजिशन ग्राफ थे, या जो भी चीज़ें रेगुलर एक्सप्रेशन हमने पढ़ी, तो ये सब असल में क्या हैं? लैंग्वेज एक्सेप्टर्स या रिकग्नाइजर्स। तो द मशीन्स वी डिस्कस सो फार वर जस्ट लैंग्वेज एक्सेप्टर्स और रिकग्नाइजर्स। तो हम उनको लैंग्वेज जनरेटर इस तौर पे कह सकते थे कि भाई ये वर्ड इससे जनरेट हो सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए या इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए, लेकिन असल में वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए होती है। तो आउटपुट में हमें कोई लैंग्वेज नहीं मिल रही होती। हाँ, एक चीज़ ये कि इनपुट टेप वहाँ ज़रूर मौजूद होती है जिसका हमने वहाँ जिक्र नहीं किया, हालांकि होती है, लेकिन चूँकि वहाँ पे हम उसको फोकस नहीं कर रहे होते तो इसलिए हम उसका जिक्र भी नहीं करते। तो इनपुट टेप तो ज़ाहिर बात है होती है, इनपुट तो कहीं ना कहीं से आएगा। वो लैंग्वेज जनरेटर नहीं थे। अब हम ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटस को पढ़ेंगे जो रीड के साथ साथ राइट भी करते हैं। दे आल्सो जनरेट अ स्ट्रिंग एज आउटपुट। और इन्हीं को मूर मशीन और मीले मशीन कहते हैं। ये दो प्रोफेसर्स थे, दो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए थे। इनकी डिटेल आपको विकीपीडिया वगैरह पे जहाँ से मर्जी इनके बारे में पढ़ लें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, अब देखिए हमने जो हेडिंग दी है उसको गौर से देखें। FA विद आउटपुट, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। और जब हम सिंपली FA बोलते हैं तो इससे मुराद हमारा क्या होता है? DFA, डिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब कि ये दोनों मशीन, मूर मशीन हो या मीले मशीन हो, ये दोनों की दोनों मशीन जो हैं ये फाइनाइट ऑटोमेटा ही की प्रॉपर्टीज़ को लेके आगे चलती हैं, यानी डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं मूर मशीन के बारे में। अ मूर मशीन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 5 थिंग्स, यानी 5 ट्यूपल जिसे हम कहते हैं। तो पहली बात उसमें क्या है? वो उन 5 चीज़ों में से पहली चीज़ क्या है कि देयर मस्ट बी अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। यू कैन नेम इट 1 2 3 x1 x2 q0 q1 q2 एनीथिंग यू वांट। और अगर आप उसको इस तरह से नेम दें तो उसके अंदर एक स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए वेयर q0 इज डेजिग्नेटेड एज द स्टार्ट स्टेट। ठीक है, दूसरी चीज़ है एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर्स फॉर फॉर्मिंग द इनपुट स्ट्रिंग। तो इनपुट स्ट्रिंग जिन अल्फ़ाबेट्स से मिलकर बनता है, जो कैरेक्टर सेट जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसको हम ये एक होना चाहिए हमारे पास। और थर्डली देयर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट कैरेक्टर्स, इसको आपने कैपिटल लैम्डा से डिनोट किया। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अलग हों, डिस्टिंक्ट हों, दे मे बी द सेम। हो सकता है एक मशीन सेम तरह के करेक्टर रीड करके सेम तरह का आउटपुट जनरेट करे। ठीक है, तो देयर एलिमेंट्स में बी सेम, ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स इनके डिस्टिंक्ट हों। अच्छा, एक आपकी बुक जो मैंने आपको फॉलो करने के लिए कहा है, उसके अंदर इनके नेमिंग कन्वेंशन है। तो दोनों करेक्टर सेट, लेकिन जो इनपुट स्ट्रिंग के करेक्टर सेट होते हैं उसको इसने नाम दिया है लेटर्स का। आपकी बुक में ये कन्वेंशन फॉलो हो रहा है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो आउटपुट स्ट्रिंग जिन करेक्टर से मिलकर बन सकता है उसको इसने नाम दिया है करेक्टर्स ही का। तो लेटर्स रेफर करेंगे इनपुट स्ट्रिंग के एलिमेंट्स, यानी जिससे बन सकते हैं। और करेक्टर का मतलब होगा कि ये आउटपुट की स्ट्रिंग जिन अल्फ़ाबेट से मिलकर बन सकती है। ठीक है, आगे अ ट्रांजिशन टेबल, तो जाहिर बात है हमें एक स्टेट से अगली स्टेट पे तो जाना है। तो अ ट्रांजिशन टेबल दैट शोज फॉर ईच स्टेट एंड ईच इनपुट लेटर व्हाट स्टेट इज रीच नेक्स्ट। तो आपको ये बताना है कि किस स्टेट से क्या रीड करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे। और साथ में एक आउटपुट टेबल भी आपको चाहिए दैट शोज व्हाट करेक्टर फ्रॉम दिस सेट, आउटपुट करेक्टर सेट, इसको हमने कैपिटल लैम्डा का नाम दिया, इज प्रिंटेड बाय ईच स्टेट दैट इज एंटर्ड। जिस भी स्टेट पे आप जाएंगे तो आप आउटपुट में क्या जनरेट कर रहे होंगे। अच्छा, मज़े की बात ये कि चूंकि ये लैंग्वेज एक्सेप्टर नहीं है,
तो इसलिए कोई एक्सेप्ट स्टेट भी नहीं है। लैंग्वेज जनरेट करेगा, उसके बाद उस जनरेट शुदा वर्ड या स्ट्रिंग को देखकर फैसला किया जाएगा कि वो उसके रिज़ल्ट को बाद में मैनिपुलेट किया जाएगा कि उसका रिज़ल्ट हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को जहन में रखें। और यहाँ मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर अल्फ़ाबेट सेट में जो इनपुट स्ट्रिंग के लिए जो है लेटर्स हैं वो अगर 2 हैं, तो चूँकि ये DFA ही है विदाउट एनी एक्सेप्ट स्टेट, और इसमें एडिशन है आउटपुट का, तो इसके अंदर अगर जितने अल्फ़ाबेट सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उतने ही एजेस भी जाने चाहिए। अगर 2 हैं, A और B है, तो हर स्टेट से 2 एजेस, सिर्फ और सिर्फ 2, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, क्योंकि इसकी नेचर डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एक देखेंगे, एक इनपुट अल्फ़ाबेट है सिग्मा, और उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, A और B, और एक आउटपुट अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर हमारे पास है 0 और 1। मैंने पहले बताया सेम हो सकते हैं, इस केस में सेम नहीं है लेकिन ये सेम हो सकते हैं। तो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, और इसमें Q0 हमारे पास स्टार्ट स्टेट है, फाइनल स्टेट इसमें होती कोई नहीं। अब ये आपका ट्रांजिशन टेबल पहले सिर्फ इतना हुआ करता था, अब इसके अंदर ये एक आउटपुट वाला पोर्शन भी आ गया, आउटपुट टेबल भी इसके साथ ही होता है। तो Q0 से आप A रीड करके Q1 पे जा सकते हैं, B रीड करके Q3 पे जा सकते हैं, लेकिन जो भी रीड करें, जब भी आप Q0 पे पहुंचेंगे तो आपने 1 को आउटपुट करना है। इसी तरह जब भी आप Q1 पे पहुंचेंगे, तो ये तो पहले की तरह का ट्रांजिशन टेबल है, आपने 0 प्रिंट करना है। Q2 पे पहुंचेंगे 0 प्रिंट करना है, Q3 पे पहुंचेंगे 1 प्रिंट करना है, बाकी चीज़ सेम है। ठीक है, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, बाकी तो सेम है, Q0 से A रीड करके Q1, तो Q0 से A रीड करके Q1 पे जा रहे हैं, और B रीड करके Q3 पे जा रहे हैं, सेम। लेकिन ये 1 कि Q0 की स्टेट के साथ एक लेबल हो जाता है 1 का, और Q1 के साथ 0 का, Q2 के साथ 0 का, Q3 के साथ 1 का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बयान की जा रही हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस टेबल की, तो इससे हम किस तरह, यानी इसके अंदर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे? वो तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता था, यहाँ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। यहाँ जो हम कर रहे हैं कि जनरेट कर रहे हैं कोई वर्ड, कोई स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये है आपके पास, हम इसी मशीन के ऊपर एक स्ट्रिंग रन करते हैं, स्ट्रिंग है ABAB, ABAB। वो इनिशियली आप Q0 के ऊपर हैं, तो जब इनिशियल स्टेट पे गए, तो स्टेट पे जैसे ही आप इंटर होते हैं, तो आपको जो आउटपुट कैरेक्टर है जो स्टेट में एज अ पार्ट ऑफ अ लेबल मेंशन होता है, वो आपको लिखना पड़ता है, यानी उसको आपको प्रिंट करना पड़ता है। तो ये आउटपुट टेप है, और ये आपकी इनपुट टेप थी, और ये आपकी स्टेट है जो बता रही है कि आप इनिशियली Q0 पे तो जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको 1 तो प्रिंट करना ही करना। उसके बाद आप देखें पहला कैरेक्टर क्या रीड कर रहे हैं, AB है तो A रीड करेंगे, तो Q0 से जब आप A रीड करेंगे तो Q1 पे जाएंगे, और Q1 पे 0 प्रिंट हो रहा है, तो आपने 0 प्रिंट कर दिया। अब आप है Q1 पे, Q1 से आप अगला कैरेक्टर B रीड कर रहे हैं, तो ये लूप है। B रीड करने के बाद आप उसी Q1 स्टेट पे ही आ गए हैं, तो चूंकि आ गए हैं तो दोबारा से 0 प्रिंट करेंगे। अब रीड करना है हमें A, तो Q1 से जब हम A रीड करते हैं तो हम Q3 पे पहुंचते हैं, और Q3 का लेबल है 1, तो आपने 1 को आउटपुट कर दिया। और Q3 से आपने B रीड किया, तो आप गए Q2 और आपने 0 प्रिंट कर दिया। तो ABAB को रीड करने के बाद जो आपका आउटपुट जनरेट हुआ है वो है 1 0 0 1 0। यहाँ एक चीज़ जो है वो जहन में रखने की है कि द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज 1 मोर देन द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, क्योंकि आपके 4 अल्फ़ाबेट्स, 4 कैरेक्टर रीड हुए हैं, तो इसका मतलब 4 एजेस को ट्रावर्स किया है, A B, लेकिन 4 एजेस तो 4 थे, लेकिन स्टेट 5 थी। तो यहाँ चूँकि लेबल स्टेट के ऊपर है, तो इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा शुरू में जो कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, ये एक इसकी एक लिमिटेशन है कि आपको जो लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग है, इट इज़ ऑलवेज 1 मोर देन द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। बहरहाल, अच्छा, इसकी कोई
एप्लीकेशन देखें आपके सामने, ये एक मूर मशीन है। तो अब देखें, एवरी स्टेट ऑफ दिस मशीन प्रिंट आउट द करेक्टर 0, ये भी 0 प्रिंट कर रही है, ये भी 0, ये भी 0, एक्सेप्ट फॉर स्टेट Q3 दैट इज 1। तो अमूमन हमने जब ऐसे स्ट्रिंग्स को देखना होता है, हम अपने अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो Q3 जो है आपकी प्लस स्टेट है, बाकी सारी प्लस स्टेट नहीं है। तो इधर तक पहुंचने के लिए आपको देखें 2A और 1B चाहिए, तो A B सब स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो आप इसको कहा करते थे कि इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर अ लैंग्वेज इन विच एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद द सब स्ट्रिंग A B, ठीक है, या इट कंटेन्स A B, या जो भी डेफिनेशन थी उसकी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाते। यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ हम ये कह सकते हैं इसको कि टू रीच द स्टेट Q3 दैट हैज़ बीन लेबल्ड एज 1 वी हैव टू रीड द सम स्ट्रिंग A B, और जिस भी मेथड से हम पहुँचें, लेकिन 2A और 1B के बगैर हम यहाँ पहुँच नहीं सकते। So in fact this is a counting machine for the substring AAB in which can be used in searching machines। अब इसका आउटपुट इस्तेमाल हो सकता है, इसके आउटपुट में 1 को गिन लें तो पता चल जाएगा कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग AAB ये कितनी दफ़ा आया है, तो इसके 1s को गिन सकते हैं, ठीक है। तो देखें बाकी सब स्टेट्स को हमने 0 रखा है, इसको हमने 1 रखा है। इसी तरह आप इस तरह की काउंटिंग मशीन्स किसी भी सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए बना सकते हैं। आपके सामने एक मॉडल, एक फार्मूला मौजूद है कि आप इन 0 1s को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से खेलते हैं। प्लस स्टेट तो नहीं है, लेकिन हमने फिर भी अपना काम निकाल लिया। अब बारी आ जाती है मीले मशीन की। चूँकि ये इनकी बेस असल में फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, तो इस वजह से इनके ऊपर में ज़्यादा इनको समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि FA से आप अच्छी तौर पे वाकिफ़ हो चुके हैं। सिर्फ बात है कि आउटपुट प्रिंट करता है, तो वो तो एक एक्स्ट्रा और एक्सेप्ट स्टेट है ही नहीं, इसके अलावा तो इसमें कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मीले मशीन जो है इट्स ए कलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स। तो सबसे पहले तो वही चीज़ जो हर मशीन के अंदर होगी कि देयर में मस्ट बी अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स Q0 Q1 Q2 एंड सो ऑन, वेयर Q0 इज डेजिग्नेटेड एज द स्टार्ट स्टेट एंड रिमेंबर दैट देयर इज नो फाइनल स्टेट अगेन। इस मशीन के अंदर भी कोई फाइनल स्टेट नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्टर्स नहीं है, ठीक है, ये जनरेटर्स हैं। तो ऑफ कोर्स आपको रीड करने के लिए एन अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर्स फॉर फॉर्मिंग इनपुट स्ट्रिंग, और आउटपुट के लिए यू नीड एन अल्फ़ाबेट ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स लैम्डा। चौथी चीज़, यू नीड अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल्स एंड डायरेक्टेड एजेस इंडिकेटिंग ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स। ये तो बिल्कुल वही जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर होता है, तो इस इंग्लिश से परेशान ना हो। अब अगली वाली बात कि ईच एज इज लेबल्ड विद अ कंपाउंड सिंबल ऑफ द फॉर्म I/O। मूर मशीन के अंदर क्या होता है कि आप स्टेट के सिंबल के साथ, स्टेट के अंदर ही आउटपुट करेक्टर लिखते हैं स्लैश के साथ। यहां आप क्या करते हैं कि आप जो करेक्टर रीड करते हैं उसके साथ स्लैश लगा के आउटपुट करेक्टर लिख देते हैं। तो यहाँ आउटपुट का लेबल तो स्टेट के साथ नहीं लग रहा, बल्कि इनपुट के साथ लग रहा है, एज के ऊपर लग रहा है। तो हमारे पास अब एजिस के लेबल सिंपली I की फॉर्म में नहीं होंगे, यानी इनपुट का कोई उसमें अल्फ़ाबेट नहीं होगा, बल्कि I/O की फॉर्म में होंगे, वेयर I इज़ एन इनपुट लेटर एंड O इज़ एन आउटपुट करेक्टर। ये मैंने पहले बताया कि लेटर और करेक्टर के अंदर आपकी बुक वाले ने क्या कन्वेंशन बनाया है, ठीक है ना। तो एवरी स्टेट मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 आउटगोइंग एज फॉर ईच पॉसिबल इनपुट लेटर। तो अगर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं A और B, तो आपके पास 2 ही होने चाहिए, और FA के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। द एज वी ट्रेवल इज डिटर्मिन्ड बाय द इनपुट लेटर I, तो ये है ही डिटर्मिनिस्टिक, वी ऑलरेडी नो दैट। वाइल ट्रैवलिंग ऑन द एज वी मस्ट प्रिंट द आउटपुट करेक्टर, ठीक है, एंड देयर इज नो एक्सेप्ट स्टेट, ये हम जान चुके हैं। अब ये एक मीले मशीन है। देखें यहाँ पे लेबल्स स्टेट के अंदर नहीं है, बल्कि लेबल्स कहाँ पे हैं, एजेस के ऊपर। आप Q0 के ऊपर, अब आप A रीड करते हैं तो A रीड करने के साथ ही आप 0 प्रिंट भी करेंगे और Q1 स्टेट पे चले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मसला नहीं है इसमें। मूर और मीले मशीन में फ़र्क यही है बस कि वहाँ जो आउटपुट लेबल्स हैं वो स्टेट के साथ
मेंशन होते हैं, यहाँ इनपुट के साथ मेंशन होते हैं, यानी वो स्टेट के अंदर और यहाँ एजिस के ऊपर। और चूंकि अच्छा यहाँ एक और बात आगे आएगी जो मैं अभी बता देता हूँ कि चूंकि यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से आप एक करेक्टर रीड करते हैं तो एक एज को ट्रांवर्स करते हैं, तो उसका मतलब जितना इनपुट करेक्टर रीड करेंगे उतने ही आउटपुट जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको मूर मशीन में ले लेते तो मूर मशीन के अंदर क्या है, एक एज को रीड करने के लिए आपको दो स्टेट्स को ट्रावर्स करना पड़ता है, एक उससे पहले वाली एक उसके बाद वाली। तो हमेशा जितने एजेस आप ट्रावर्स करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स ट्रावर्स उससे एक ज़्यादा होती है। इसीलिए मूर मशीन के अंदर हमेशा एक करेक्टर एक्स्ट्रा प्रिंट होता है। मीले मशीन के अंदर ये नहीं होता है, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होता है। तो इसका टेबल आप लोग ज़रा खुद बनाएं ताकि थोड़ा सा बच्चों की सलाहियत का भी थोड़ा सा पता चले कि बच्चे कितने होश में हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि रमज़ान में रोज़े रख के सारी करके और जनाब लंबी तान कर सो गए और फिर रातों को भी तरावी पढ़ के थक हार के सो गए। तो भाई थोड़ा काम करना है, मेहनत करनी है, ये सारी ये बातें भी अपनी पूरी करनी है और अपने काम भी पूरे करने हैं, ठीक है जी। तो इसका ट्रांजिशन टेबल आप खुद बनाएं, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी वेरिएशन होगी, तो उम्मीद है आप लोग खुद इसको डील कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हम इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग रन करके देख लेते हैं। सपोज वो स्ट्रिंग है ए बी, तो देखिए क्यू नॉट पे हम इनिशियली जाएंगे लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं होगा। क्यों? इसके लेवल में कुछ नहीं है। यहाँ आउटपुट स्टेट्स पे डिपेंडेंट नहीं बल्कि एजेस पे डिपेंडेंट है। तो ए रीड करके आप जाएंगे Q1 पे और 0 प्रिंट करेंगे। Q1 से आपने बी रीड करके और 1 प्रिंट करके जाना है Q2 पे। Q2 से आप ए रीड करके और 0 प्रिंट करके जाएंगे Q3 पे और फिर Q3 से एट लास्ट आप बी रीड करके और साथ में 1 प्रिंट करके जाएंगे Q0 पे वापस। तो द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। तो ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी भी कोई एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसको तो हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दो एप्लीकेशन हमने देख ली, तो इसकी भी देख लें। भाई कंप्लीमेंट फाइंड हो सकता है बड़ी आसानी से इससे, ठीक है। सपोज द फॉलोइंग मीले मशीन, एक ही स्टेट है, इसमें दो आउटगोइंग एजेस हैं। 0 रीड करेगा तो 1 प्रिंट करेगा, 1 रीड करेगा तो 0 प्रिंट करेगा। सो दिस मशीन प्रिंट आउट द करेक्टर 0 when 1 is read and it prints 1 when 0 is read. So it is in fact a complement generator machine for binary numbers. अगर आप इनपुट इसमें देते हैं 1 0 1 0 1 तो आउटपुट क्या आएगा 0 1 0 1 0. इट विल बी द कम्प्लीमेंट। 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 प्रिंट होगा। तो देखिए बड़ी आसान तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट को जनरेट कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन इसकी एडिशन करना, यानी 1 को ऐड करना, इंक्रीमेंट करना किसी भी बाइनरी नंबर के अंदर। अच्छा, ये ऐसी मिसाल है जिसको अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर वैसे भी हम पेश कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर वैसे पेश करने के बजाय मैं इसको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा, ताकि इतनी मेहनत जो स्लाइड्स बनाने में ये सिर्फ इसलिए हुई है ताकि आप बच्चों को आइडिया हो जाए कि लॉजिक कैसे बनाना होता है और स्टेट्स असल में हैं क्या, और इस चीज़ का ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा। कल को आपको मैं इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन देता हूँ या क्विज के अंदर या असाइनमेंट के अंदर या फाइनल एग्जाम में, मिसाल के तौर पे मिड तो वैसे भी नहीं है, तो आपको आइडिया हो कि मशीन को डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो वी आर नाउ गोइंग टू डिज़ाइन एन इंक्रीमेंटिंग मशीन, ठीक है, दैट आउटपुट्स द बाइनरी स्ट्रिंग दैट इज़ 1 लार्जर दैन द इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पे 1 0 0 को अगर इनपुट में दिया गया है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 0 1, ठीक है। और अगर हमारे पास 1 0 1 इनपुट था तो रिजल्ट आना चाहिए 1 1 0। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि हम यूजुअली स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे राइट मोस्ट एलिमेंट को जो है वो करना है, उसके अंदर इंक्रीमेंट यानी उसको चेंज करना होता है, उसके अंदर इंक्रीमेंट करना होता है, उसके अंदर 1 ऐड करना होता है। इसलिए हम स्ट्रिंग को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे और यहाँ हमारी ये मर्जी है, यहाँ हमारे ऊपर कोई इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम अभी बड़े लेवल पे नहीं गए हैं, ठीक है। ये लिमिटेशन है, जो भी है ये ट्यूरिंग मशीन के अंदर कवर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इसको अलाउ कर रहे हैं कि हम इसको राइट से रीड कर सकते हैं। अगर लेफ्ट से रीड कर सकते हैं तो राइट से भी रीड कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। अब 2 तरह के केसेस हमारे पास आ सकते हैं। अगर हम सोचें
कि हम जब बाइनरी नंबर्स में 1 ऐड करता हूं तो दो तरह की सूरत होगी। एक तो ये कि जिस 1 अगर ऐड कर रहा हूं राइट मोस्ट बिट आपका 0 होगा, मिसाल के तौर पे 1 0 1 0 1 0। तो इफ वी ऐड 1 टू इट तो 1 जो राइट मोस्ट वाला बिट है 0 उसके अंदर ऐड होगा, तो 1 + 0 इज 1, तो पहले वाला बिट बन जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1 0 1 0 1 1। रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि इसमें कोई कैरी वाली बात ही नहीं थी। अब मसला तब आएगा जब दूसरा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। इफ वी ऐड 1 टू दिस, द यूनिट बिट में जो सबसे राइट मोस्ट बिट है, इट विल बिकम 0 बिकॉज 1 + 1 इज 0 एंड 1 विल बी कंसिडर्ड एज अ कैरी, एंड द सेम rules will be applied to the next bit. Next bit is 1, so it will become 0 because 1 + 1 कैरी मौजूद था, तो कैरी 1 और 1 खुद ये मौजूद है, तो it will become 1 + 1, it becomes 1 0 because 2 in binary number is 1 0, तो 0 को लिख लेंगे और 1 कैरी के तौर पे चला जाएगा। Now next bit is 0, तो 0 plus this carry both are added, answer will be 1, ठीक है। अब मजीद कोई कैरी नहीं है तो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह की स्टेट्स आ रही हैं। एक वो हालत होगी जिसके अंदर, स्टेट मतलब हालत जिसके अंदर कैरी होगा, और एक वो हालत जिसके अंदर कैरी नहीं होगा। कैरी होगा तो क्या करना है, कैरी नहीं होगा तो क्या करना है, वो हम देख लेंगे। तो हमने स्टेट्स तो अपनी बना ली, तो कॉन्सिक्वेंटली वी हैव 2 स्टेट्स, द वन दैट ओज द कैरी एंड द वन दैट डज नॉट ओ द कैरी। अब देखें, अगर कैरी नहीं होता, अगर कैरी आया ही नहीं, तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता, यानी 1 है तो वो 1 ही रहता है, 0 है तो वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो इफ देयर इज नो कैरी द स्ट्रिंग विल रिमेन द सेम, क्योंकि आप 1 0 1 के साथ अगर 0 ऐड करें तो इट इज नो कैरी। कैरी मतलब 1 आगे ऐड हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ आगे ऐड नहीं हो रही तो अगले स्ट्रिंग के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है जो अगला करैक्टर आप रीड कर रहे हैं, अगर कैरी वाली हालत में है ही नहीं आप, तो 0 विल रिमेन 0 एंड 1 विल रिमेन 1। लेकिन कैरी वाली फॉर्म में आएगा, अगर कैरी है आपके पास, कैरी वाली स्टेट में, मतलब 1 टू बी एडेड, 1 इज टू बी एडेड टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, तो अगला कैरेक्टर अगर 0 है और आप उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इफ देयर इज अ कैरी एंड द कैरेक्टर रेड इज, चलो पहले 1 की बात कर लें, इज 1, इट बिकम 0 एंड 1 विल बी कैरी, कैरी वाली फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। अगर कैरी था, कैरी का मतलब 1 ऐड करना है अगले के साथ, कैरी का तो यही मतलब होता है, और जो कैरेक्टर आपने रीड किया वो भी 1 है, तो 1 + 1 इज इन फैक्ट 2, और 2 इन बाइनरी नंबर इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम 1 0, तो 0 तो आप लिख लेंगे, इट विल बिकम 0, ठीक है। और वो कैरी अभी भी रहेगा, क्योंकि 1 कैरी के तौर पे चला गया तो आप इसी स्टेट पे रहेंगे, तो इसका मतलब कैरी अब भी होगा। अब 1 को तो 0 कर दोगे लेकिन कैरी अब भी मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आप 0 रीड कर रहे हो और कैरी था, कैरी मौजूद है, यानी 1 इज टू बी एडेड टू द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट यू विल रीड, और वो नेक्स्ट कैरेक्टर जो आप रीड करना चाहते हैं वो 0 है, तो 1 + 0 इज 1। तो अगर आप 0 रीड कर रहे हैं और कैरी है तो 1 आउटपुट आएगा, लेकिन अब कोई कैरी नहीं बचेगा, तो इसका मतलब आप 0 को 1 में तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आप नो कैरी वाली स्टेट पे चले जाएंगे। तो देखें आप किस तरीके से लॉजिकली जहन को इस्तेमाल करके मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा जहन को इस्तेमाल करना है। अब 2 कैरी की स्टेट पे आप पहुंचेंगे कैसे, हाउ विल यू गो टू ईदर ऑफ द स्टेट्स इफ देयर इज नॉट स्टार्ट स्टेट, तो आपको इनसे स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, शुरू में ही तो आपको तो नहीं पता कि कैरी होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आपने एक स्टार्ट स्टेट चाहिए जहां आप ये फैसला करेंगे कि अब मैं कैरी वाली स्टेट पे जाऊं या नॉन कैरी वाली स्टेट पे जाऊं, तो आपको एक स्टार्ट स्टेट चाहिए। अब आप स्टार्ट स्टेट का मतलब है अब आप पहला कैरेक्टर रीड करोगे जो राइट मोस्ट कैरेक्टर है आपका, आपने वो रीड किया, 1 आपको ऐड करना था, 1 आपको ऐड करना था, और आपने जो पहला कैरेक्टर रीड किया वो 0 है, तो इसका मतलब उस 0 में 1 ऐड करेंगे, नीचे आएगा 1, यानी आउटपुट में आ जाएगा 1, और कोई कैरी नहीं जाएगा,
क्योंकि 0 के अंदर 1 ऐड करें तो कैरी नहीं होता। हाँ, उस 0 को हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज 0 + 1 = 1। तो हमने 0 को रीड करके 1 ऐड करना था शुरू में हमें, इसलिए तो हम इस मशीन में गए, तो वो पहले वाला कैरी मौजूद है। ठीक है, तो आपने 1 को ऐड किया, आपने उसको 1 में कन्वर्ट किया, और आगे मजीद कोई चेंज नहीं होगी। वंस यू गो टू द नो कैरी स्टेट, देन द रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग विल बी रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन अगर आपने 1 ऐड करना था, इसलिए तो इस मशीन में आप इंटर हुए थे, और जो राइट मोस्ट कैरेक्टर था वो भी 1 ही था, तो उस 1 + 1 इट विल बिकम 1 0। ठीक है, 0 यानी 1 रीड करके आप 0 प्रिंट करेंगे, और 1 एज अ कैरी मौजूद है तो आप कैरी वाली स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, और 1 को 0 से रिप्लेस कर देंगे। अब आपकी मशीन मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब इसके ऊपर आप कोई भी स्ट्रिंग रन करके देख लें, आपको आइडिया मिल जाएगा। एक सूरत में ये मशीन आपको सही रिजल्ट नहीं देगी, वो ये सूरत है। तो आप इसको देखें कि आपको किस तरह रिजल्ट नहीं देगी और क्यों नहीं देगी। तो आप इसको इस पर रन कीजिएगा 1 1 1 1 को, और फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपके 2 टास्क हैं असल में। एक तो आपको मेले मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनाना है, और दूसरा आपको इसके रिज़ल्ट को रन करके वो इसका जो टेबल हम बनाते हैं, जैसे मैंने स्लाइड्स में शो किया, और उसके ऊपर आप कमेंट करें कि कौन सा ऐसा केस होगा जब ये मशीन सही रिज़ल्ट नहीं देगी हमें। ठीक है, आपने देखा होगा आप जब सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो जैसे ही इंटीजर की लिमिट पूरी होती है और उसमें मज़ीद 1 ऐड करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? आंसर आता है आपका 0 या पहले अगर वो साइंड है तो माइनस में चला जाता है, और अगर वो अनसाइंड है तो 0 आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरह मैथमेटिकल मॉडल्स कंप्यूटर की बैक पे काम कर रहे हैं, और पहले ये मॉडल्स बने हैं, इन पे काम हुए, इनके कई अरसे बाद कहीं जाके कंप्यूटर वजूद में आए हैं। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है, आप काउंटिंग मशीन ज़रूरी नहीं सिर्फ मूर मशीन के ज़रिए बना लें, आप मीले मशीन के ज़रिए भी बना सकते हैं। ये एक मीले मशीन है। तो पहले इसके हम बिहेवियर को देखते हैं। देखें, आप स्टार्ट किया, आप ए भी रीड कर सकते हैं, स्टार्ट में भी आ सकता है, कोई मसला नहीं। उसके बाद आप मज़ीद ए रीड कर सकते हैं और बी भी रीड कर सकते हैं, और अगर आपने बी रीड किया था तो आप मज़ीद बी भी रीड कर सकते हैं और ए भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, सबके लेवल 0 हैं, सबके लेवल 0 हैं, सिर्फ ये 2 एजेस ऐसे हैं लूप्स जिनके लेवल 1 हैं। और ये लूप कब चलेगा? जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे, और इधर तक पहुँचने के 2 ही रास्ते हैं, या ये, और दोनों सूरतों में ए रीड हो रहा है। एक ए के बाद जब दूसरा ए आएगा तो तब काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसी तरह एक बी के बाद जब दूसरा बी आएगा तो तब कहीं जाके आप 1 को प्रिंट करेंगे। तो जितनी दफ़ा 1 प्रिंट होगा उतनी दफ़ा 2 ए रीड हुए हैं कंसेक्यूटिवली, और जितनी दफ़ा यहाँ से 1 प्रिंट होगा तो इसका मतलब कि 2 बी कंसेक्यूटिव रीड हुए हैं। सो दिस इज़ अ काउंटिंग मशीन फॉर द सब स्ट्रिंग ए और बी विच कैन बी यूज्ड इन सर्चिंग मशीन्स। तो आप सर्चिंग का कॉन्सेप्ट असल में मैथमेटिकली ऐसे आया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया कंप्यूटर के अंदर। ठीक है जी, तो इजी चीज़ें हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये ऊपर वाली स्टेट बता रही है कि वी हैव जस्ट रेड ए, इसके बाद अगर मज़ीद आप कोई एज रीड करेंगे ए वाला तो इस आपको 1 प्रिंट करना पड़ेगा, और इसका मतलब है स्टेट का कि वी हैव जस्ट रेड बी। अगर आप मज़ीद बी रीड करेंगे तो आपको 1 प्रिंट करना पड़ेगा। अगर ए रीड करना है तो ऊपर चले जाओ, कोई मसला नहीं, 1 प्रिंट नहीं करोगे। लेकिन 1 प्रिंट का मतलब यह है कि यहाँ अभी जो ए रीड किया उससे पहले एक और ए था, या अभी जो बी रीड किया उससे पहले एक और बी था। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, इस मशीन के अंदर अगर आप एक स्ट्रिंग रीड करते हैं ए तो 0 1 1 प्रिंट होगा। तो आप कहेंगे जी सब स्ट्रिंग ए, तो ए आ गया। असल में सब स्ट्रिंग ए का मतलब यह है कितनी दफ़ा भी आ जाए। तो ए के अंदर पहले 2 ए को अगर हम देखें तो वो भी एक सब स्ट्रिंग ए, और आखिरी 2 ए को देखें तो तब भी वो सब स्ट्रिंग ए है, इसलिए उसने उसको 2 दफ़ा काउंट किया। ठीक है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने कहा आपको बता दूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये टॉपिक तो हमारा पूरा हो गया, और ये बड़ी बेसिक चीज़ें थी, तो कोई इतना मुश्किल चीज़ ही नहीं थी ये। ठीक है ना, कि जिसके ज़रिए कोई लंबी चौड़ी हम
फ़लसफ़े जो है ना झाड़ सकें। उसके बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्ट किस तरह करते हैं, क्या सोचते हैं, स्टेट क्या होती है, और एजिज़ ही असल में एजिज़ का इजाफा है। बाकी आसानी तो इसमें यह है कि एक्सेप्ट स्टेट है ही नहीं, तो ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने जितने ऑटोमेटा पढ़े हैं उनको कंपैरिजन टेबल के, आपकी बुक का टेबल है, मैंने कॉपी किया हुआ है। तो एफ ए को अगर हम देखें और एन एफ ए को भी, और एन एफ ए एम टी को, मूर या मीले मशीन को देखें, तो इन सब में स्टार्ट स्टेट सिर्फ एक ही हो सकती है। ट्रांजिशन ग्राफ में ज़्यादा अलाउ हैं, लेकिन वो भी कंपल्शन नहीं है। फाइनल स्टेट्स इन दोनों में तो होती नहीं, मूर और मीले मशीन में। हाँ, इन चारों के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये लिखा हुआ है नन, ये नन भी किसी ख़ास वजह से लिखा हुआ है, वो इस वजह से कि हम मूर और मीले मशीन को भी एफ ए मान रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इस पे लिखा हुआ है नन, लेकिन हम सपोज करेंगे कि देयर इज़ एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, एजिस के लेवल क्या हो सकते हैं जी? लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, एक वक्त में एक करेक्टर, ठीक है, एन एफ ए के अंदर भी, और एन एफ ए एम टी के अंदर उन लेटर्स के अलावा एम टी भी आप लिख सकते हैं। मूर मशीन के अंदर भी एजिस का तो लेवल जो है वही रहते हैं। हाँ, मीले मशीन के अंदर ये है कि एजिस के लेवल के अंदर I/O की फॉर्म में होते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। और ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ये होता है कि आप एक करेक्टर के बजाय सब स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं उसके ऊपर, तो इसी वजह से सिग्मा स्टार लिखा हुआ है, या कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। अच्छा, नंबर ऑफ एजिस फ्रॉम ईच स्टेट, तो एफ ए, मूर और मीले मशीन, इसके अंदर जितने अल्फ़ाबेट सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए। ट्रांजिशन ग्राफ एन एफ ए और एन एफ ए एम टी के अंदर जितने मर्जी हों, चाहे ना भी हों, चाहे इनफाइनाइट हो, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये तीनों नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। बास ट्रांजिशन ग्राफ को डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ एन एफ ए एंड एन एफ ए एम टी आर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। और एफ ए और मूर और मीले मशीन जो है वो डिटर्मिनिस्टिक हैं तीनों, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन ग्राफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ही है, इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इसके अंदर है कि दो एजिज एक जैसे अलाउ हैं कि नहीं, बाकी ये है कि मुख्तलिफ पाथ्स इसमें हो जाते हैं, तो ये डेफिनेटली नो ही है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट इन सब में नहीं होता, मूर और मीले मशीन में होता है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए या वैसे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल है, आप इसको रेफ़र करके अपना पूरी जो थीम है और पूरी इनकी जो कम्प्रीहेंशन है, समझ है, वो आप इसकी ताज़ा कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान लेक्चर था, सिर्फ एफ ए की एक वेरिएशन है जिसके अंदर आउटपुट का इजाफा हो गया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बस यह है कि आप कितने इंटेलिजेंटली इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो हम सिखा नहीं सकते, ठीक है ना, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी इंटेलिजेंस से नवाजे, आप लोगों को भी इंटेलिजेंस से नवाजे, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह देख लें, कोई मुश्किल हो मुझसे पूछ लें, क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर करें, कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।